गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित हमारी कहानी कामचोर पढ़ेंगे। यह जो कहानी है स्मित चुगताई के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में जो लेखिका है वो हमें यह समझाना चाहती है कि कुछ आलसी बच्चे होते हैं जो कि अपना काम है स्वयं नहीं करते हैं। अतः माता पिता को चाहिए कि उन्हें काम करने का सही तरीका बताया जाए ताकि वो अपना कार्य स्वयं में कर सके और सही तरीके से कर सके। कामचोर का भी अर्थ ही यही होता है, आलसी। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारी कहानी कामचोर। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ, वाद विवाद होता भाई बहस, कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कही के, तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। उधम होता है भी मस्ती करना, शरारत करना। और सचमुच हमें ख्याल आया कि ख्याल यानी कि विचार कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के देबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सहज जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुरहाइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज यानी कि बिल्कुल भी नहीं। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। फरमान उसे बोला जाता है भी जो राजा का आदेश होता है, राजा की आज्ञा होती है, उसे फरमान कहा जाता है। हम काम करने को तैयार है, ये काम बताए जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त में यह काम करवाया नहीं जाएगा, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरों के कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, प्रार्थना की मतलब की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट जाए और चारों ओर से कोनों को पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खाते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों ने तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में ही झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितने सीखे उतनी हाथ पड़ी, वह उनसे उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सी पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत धरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों में पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास में ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कहुनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भैया बहनों, मामों और दमदार मौसियां फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ
दिखा गई। इस धींगामस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद करते। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों में, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चुने हुए लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल के पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूजी की जो बेड़े आई हुई हैं, उन्हीं लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखे बेड़े दाने का सूप देकर जो सब की सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलाने बुआ को कुछ बता रही थी। बेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों के सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे के मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वे सपने के किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालन में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी कि जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, वह 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। धूली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंसें एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह ले जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध लिए। अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझ गए कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। पर फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। जहां बड़ा मजा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा बछड़े की ममता से व्याकुल होकर भैंस ने अपने
खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर भागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों में 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियों की बाग में हकाई गई। मातम सामान तरकारी वाली यहाँ से पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यह तो बच्चा राज कायम कर लो, जो मुझे ही देख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर के किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। ये थी भाई कहानी। इसमें चगुताई के द्वारा लिखी हुई कामचोर कहानी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।